न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज की जो हमारी क्लास होगी ये हमारी क्लास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 या एलपीजी 1991 या फिर एनईपी 1991 के ऊपर होगी। एलपीजी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991। कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 में लेके आई, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में थी, या हम कह सकते हैं कि हम एक कंगाली के दौर से गुजर रहे थे। तो उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लॉन्च किया इंडिया में। अब हम ये देखें, हमारी जो क्लास रहेगी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी मेनली। फिर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा बैकग्राउंड क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंडिया में 1991 से पहले। फिर हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या था जिसके थ्रू इंडिया में पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर हम देखेंगे कि हमारे प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है एंड उसके इम्प्लीकेशंस क्या रहे इंडिया के लिए। तो ये हमारी क्लास जो रहेगी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, mechanism through which reform policies were introduced in India and process of globalization। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी द बैकग्राउंड ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि 1991 की ज़रूरत क्यों पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तो क्या हुआ कि इंडिया में फॉरेन रिजर्व जो था वो बिल्कुल ही कम था, या यूँ कहें कि एक हफ्ते के लिए ही बचा हुआ था कि इंडिया अपने किसी भी बाहर से जितना भी इंपोर्ट करता है उसकी पेमेंट के लिए। तो ये हमारी एक इंडिया की इमेज है जिसमें हम देखते हैं कि ये हमारी एक लार्ज फिश है जो छोटी फिश को खाने जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इतना कम है कि हमारे पर इम्पोर्ट का एक बर्डन आ गया है, और हमारा जो इम्पोर्ट है वो हमको ख़त्म कर देगा एक दिन, ठीक है। तो इसी के लिए 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस आया। अब हम पढ़ते हैं इसमें। In 1991, India met with an economic crisis relating to its external debt. The government was not able to make repayments on its borrowings from abroad। ठीक है, और कई हमको जैसा पता है कि इसमें इंडिया के पास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही फॉरेन रिजर्व बचा था कि हम लोग अपने 1 वीक के लिए ही पेट्रोलियम या फॉरेन जितने भी हमारे पास एसेंशियल गुड्स आते थे उसकी पेमेंट कर पाएँ। तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट क्या, या हम कहेंगे इंडिया काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में था उस टाइम पे, ठीक है। तो मेक रीपेमेंट्स ऑन इट्स बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच वी जनरली मेंटेन टू इम्पोर्ट पेट्रोल एंड अदर इम्पोर्टेंट आइटम्स, ठीक है, बट नॉट ड्रॉप टू लेवल्स दैट वर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन अ फोर्टनाइट। ओके, देन फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इंडिया में एक मार ये थी कि इंडिया में ये सब चीज़ें हो रही थी कि हमारे पास में फॉरेन रिजर्व नहीं बचा हुआ था बिल्कुल भी, और हमारे पास में अपने पेट्रोलियम या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट आइटम्स खरीदने के लिए पैसा नहीं था। और दूसरी तरफ से क्या था कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंडिया में जो मनी सप्लाई थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, ठीक है। और जो डिमांड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हो रही थी, एंड इंडिया में जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा लो चल रहा था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई था उस समय पे। तो इस समय पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि गवर्नमेंट ने कुछ प्लानिंग किया। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम इस तरीके से चलते रहे तो हम एक हफ्ते से ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे नहीं टिक पाएंगे और इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे बैंकरप्ट भी घोषित किया जा सकता है। तो फिर इसके अब ये हमारी डीप की चीज़ है जो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो आज ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है, अब हम इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। 1991 से पहले क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च की गई और ऐसा क्या था कि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल हो गई ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि हम 1947 से भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से डायरेक्ट 1991 में ही पहली इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लॉन्च की गई। इससे पहले करीब 5 से 6 इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया में लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब हम जरा हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो ये लेके आए, सबसे पहले इनकी जो अप्रोच थी वो सोशलिस्टिक अप्रोच थी, ठीक है। तो इन्होंने किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को रिफॉर्म किया, हम देखते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर्स टू ऑल दोज प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच कंट्रोल द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स ऑफ अ कंट्री एंड शेप द पैटर्न ऑफ इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम किस तरीके से पैटर्न को फॉर्म करेंगे या हम किस तरीके से उसको अपनी शेप प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो चीज़ें ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरीके से कि रशिया अलग तरीके से पॉलिसीज़ को यूज़ करता है, वो सोशलिस्टिक अप्रोच रखता है, एंड चाइना कम्युनिस्ट अप्रोच रखता है, एंड यूएसए अपनी कैपिटलिस्टिक अप्रोच रखता है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच रखता है। तो इस तरीके से हर कंट्री अपनी अपनी चूज़ करती है। तो इस तरीके से हमारे पास तकरीबन 5 तरीके की अप्रोचेस रहती हैं जिसके थ्रू हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो इन इंडिया में सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद में अप्रैल 1948 में सबसे पहले जो हमारा रेजोल्यूशन आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, उसका नाम था द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948,
ठीक है। इसमें कहा गया कि हमारी जो पॉलिसी रहेगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर रहेगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी अपनी अप्रोच को लेके चलता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये था कि प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक इंटरप्राइजेज दोनों ही हैंड इन हैंड काम करेंगे, ताकि हम जो हमारी इंडिया का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसको पेस को बढ़ा सकें। और इसके बाद में इंडिया ने स्मॉल स्केल एंड कॉटेज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया। अब स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ किस लिए बढ़ावा दिया? आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करवाती है ताकि वो किसी भी तरीके से ख़त्म होने से बच सकें। ठीक है, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे भी इनको प्रोवाइड करवा रही थी। और इसका मेन रीज़न यही है कि ये लोग विलेज लेवल पे जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते हैं। तो इसके लिए ये लोग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके। ठीक है, तो ये इसमें अब मैं आके आपको बताता हूँ 1948 क्या था पॉलिसी में। अब पंडित नेहरू जी के हमारे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या क्या थे। सबसे पहले क्या था कि भाई रैपिड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री करवाना है हमको। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें इसके चारों पॉइंट कि फर्स्ट जो हमारी पॉलिसी थी उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए थे। तो सबसे पहले था कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री करवाना है। ठीक है, हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आना है जिससे हम डेवलपमेंट तो करें ही करें, साथ में हमको एम्प्लॉयमेंट में गेन हो। मतलब ऐसी हमको इंडस्ट्री सेटअप करनी है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हमको ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी है जिससे हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ है हमारी इंडिया में, क्योंकि अंग्रेज हमको छोड़ के गए 1947 में, उसके बाद से भारत में काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी। एक अनुमान के एक डाटा के मुताबिक ये है कि लगभग इंडिया में 75% लोग BPL से बिलो थे जब अंग्रेज हमको छोड़ गए। एंड हमारे पास में 18% के लगभग जो हमारा लिटरेसी रेट था वो 18% था। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया कितनी बुरी हालत में था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये 3 प्लस ये 4, अब इन्होंने क्या कहा कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी करना है, हमको पॉवर्टी को ख़त्म करना है, इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना है, जो कि आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत के नाम से चला रही है। ठीक है, तो ये 4 जो पॉइंट्स थे इसके ऊपर पंडित नेहरू ने, या हम कह सकते हैं कि उस समय पे जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हम लिख लेंगे या फिर याद रखेंगे इनको काफ़ी ज़्यादा। अब हम आते हैं हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। तो ये हमारा इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी था। ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आज़ाद हुआ भारत तकरीबन 15 अगस्त 1947 में। एंड हम लोग अपनी अप्रैल 1948 में अपनी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके आ गए, मतलब लगभग 1 साल के अंदर। तो इस जो इकोनॉमी का अप्रोच था वो क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया आपको, एंड सोशलिस्टिक पैटर्न। मतलब ये कि हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरफ ना जाके हम सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो करेंगे। मतलब कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर होगा उसका जो योगदान रहेगा वो हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारी सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ हमने ध्यान दिया, क्योंकि उस समय पे गरीबी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, एंड हमारे पास में स्कूल्स नहीं थे पढ़ने के लिए। तो ये जो स्कूल्स है, और क्योंकि उस समय पे एक अनुमान के मुताबिक ये है कि जो एवरेज जो इंसान की जो इंडियन पर्सन की जो एवरेज लाइफ थी वो 45 to 50 ईयर्स थी। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे हेल्थ स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा पुअर था, जो आज 70 के लगभग पहुंच गई है। तो हमने ये सब चीज़ों को अटेंड करना था, इसके लिए हमने अपनी सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो किया ताकि हम अपने हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ला सकें, प्लस एजुकेशन सेक्टर में ला सकें, प्लस हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ा सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमने सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो किया। एंड हमारी जो इकोनॉमी रही है वो हमेशा से मिक्स्ड इकोनॉमी रही है, बट अब हम कैपिटलिस्टिक की तरफ फॉलो करते जा रहे हैं। चलो आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1948 में। इन्होंने कहा कि भैया हम सोशलिस्टिक पैटर्न के थ्रू ही अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अपनी जो इंडस्ट्रीज थी उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जो रखी वो रखी इन्होंने स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। पब्लिक इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही आएंगी। आप प्राइवेट वाले हो, आपके पास में कितनी भी कैपिटल हो, हम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ हमको इनको प्रायोरिटी देना है, प्लस हमको ऐसा चाहिए कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ को रखा जो पब्लिक सेक्टर ओनली थी। फिर उसके बाद की इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने बनाया, जो गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास में प्राइवेट इनकम है, हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं, आप आइए, पर हमारे साथ में मिल के इन्वेस्टमेंट कीजिए की इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, इनकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, और अगर मैं आपको अभी इन लिस्ट के बारे में बताऊंगा तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंचेगी। इसलिए मैं इनकी लिस्ट जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़, की इंडस्ट्रीज़, इंपॉर्टेंट और अदर इंडस्ट्रीज़ को बाद में बताऊंगा।
ठीक है, इस क्लास के खत्म होने के बाद में। तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि की इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी प्राइवेट कैपिटल लेके आइए, हमारे साथ में मिलके इन्वेस्टमेंट कीजिए, मतलब कि हैंड इन हैंड हम दोनों मिलके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, फिर कहा कि फिर गवर्नमेंट ने तीसरी रखी, वो थी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर आपको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इसी का ही स्टार्टिंग कही जाती है लाइसेंसिंग राज, या जिसको हम कहते हैं रेड टेपिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में क्या किया गया, गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर आएगा, बट वो हमसे लाइसेंस लेगा पहले। विदाउट लाइसेंस आप किसी भी इंडस्ट्रीज को नहीं खोल सकते। जैसे कि पहले सीमेंट बनाने के लिए भी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस लेना पड़ता था, और उसमें भी पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता था। ठीक है, फिर उसके बाद अदर इंडस्ट्रीज़ को रखा गया, उसमें गवर्नमेंट का कि आप अब ये बची कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आप उनमें अपनी तरह से जैसे आप चाहते हो वैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ थी इनको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हम लोग याद रखें कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर ओनली, की इंडस्ट्रीज में पब्लिक कम प्राइवेट, इंपॉर्टेंट में प्राइवेट सेक्टर विद लाइसेंस का, और अदर इंडस्ट्रीज में प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कि हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, आप अपने आप से इन्वेस्टमेंट जैसे कर सकते हैं वैसे कीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि 1948 वाली इतना ज़्यादा कुछ भी अचीव नहीं कर पाई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1956 वाली पॉलिसी के साथ में आई, जो कि लगभग 8 साल बाद ही गवर्नमेंट को लॉन्च करनी पड़ गई। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को इंडिया का इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और इसमें ये कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 अभी तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी रही है, जो 1991 तक चली थी। ठीक है, इसी में कुछ चेंजेस वगैरह होते रहे, पर 1956 को ही कहते हैं ना, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा जिसको कहते हैं, तो वो चला 1956। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स हमारे इंडिया के कंप्लीट हुए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने देखा कि हमको जो अचीव करना था वो अचीव नहीं हो पा रहा, तो गवर्नमेंट सेकंड 5 ईयर प्लान से पहले एक पॉलिसी लेके आई। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम कुछ इस अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस करेंगे। हमने 1948 में जितनी पॉलिसीज़ रखी थी, हम उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आए, क्योंकि हम जो चाहते थे वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल 1956 में ये पॉलिसी आई, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, गवर्नमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना था एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। 1948 में एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, बट 1956 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि हमको पता भी है कि हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, उसमें हमारी जो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को लगाया। ये वही हैवी इंडस्ट्रीज हैं जिसका आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी, वो जो हमारी डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से, डिसइन्वेस्टमेंट या फिर हम कहते हैं जिसको प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इन्हीं इंडस्ट्रीज में है वो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट क्या लेके आई, टू एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट का भाई प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा कम करो, हम अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है लोगों का, लोगों में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। ना इंडिया में कोई ऐसा रूल था कि जैसा आज कोपरा है, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो भी नहीं था उस समय पे, वो भी 1986 में आया कोपरा भी। तो उससे पहले गवर्नमेंट क्या करती कि भाई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए हम लोग ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अभी प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बैक में रखो। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर आई हमारी एक और इसका ऑब्जेक्टिव, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम मोनोपोलीज को और जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स एंड पावर है उसको कंट्रोल करेंगे, एंड ऐसा हम नहीं होने देंगे कि किसी भी एक कंपनी या कोई भी एक इंडस्ट्री का टाइप ही उस मोनोपोली क्रिएट कर रहा है मार्केट में, या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज का लाभ उठा रहा है और दूसरी उनको नहीं मिल पा रहा है दूसरी टाइप की इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो इन सब पर रेगुलेशंस आए गए टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटीज़। ये तो आज भी जितनी भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं उसमें यही चीज़ आती है, टू रिड्यूस, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस करेगी इकोनॉमिक इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज़ को। ठीक है, तो ये कुछ हमारे 6 पॉइंट्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय पे 1956 की पॉलिसी के थ्रू लेके आई। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले हमने देखा था 1948 में उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बट इस वाली पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या नाम है 3 क्लासिफिकेशंस किए उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के, और इसका जो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो नाम था शेड्यूल ए। ठीक है, शेड्यूल ए में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को रखा गया, जिसमें इन्होंने क्लासिफाइड करके 17 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया। फिर शेड्यूल बी में प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, उनको रखा गया।
एंड शेड्यूल सी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई जो रिमेनिंग जो इंडस्ट्रीज हमारी बच रही हैं उनको आप अपने इसमें शेड्यूल सी में रखिए, ठीक है। उसके तहत हम कुछ भी उसके पर रेगुलेशन नहीं लगाएंगे, मतलब जो अब ऐसा नहीं है कि आप मोनोपोली क्रिएट करेंगे तो उस पर भी रेगुलेशन नहीं होगा, बट ऐसा होगा कि आपको लाइसेंस वाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप आके सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट कीजिए और हम आपको तंग नहीं करेंगे। तो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज रखी गई, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज में प्राइवेट विथ लाइसेंस रखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1948 में क्या करती थी, सबसे पहले रखती थी वो इंडस्ट्रीज जिसमें पब्लिक, फिर पब्लिक विथ प्राइवेट, फिर पब्लिक प्राइवेट विथ लाइसेंस, और फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रखा गया, ठीक है। तो इन्होंने इसमें 3 ही क्लासिफिकेशंस की, इन्होंने पब्लिक विथ प्राइवेट को हटा दिया इसमें से। फिर हमारे शेड्यूल सी आया जिसमें रिमेनिंग इंडस्ट्रीज को इन्होंने कहा कि भैया आप अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें 17 तरीके की इंडस्ट्री, ये आपको याद करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें कि 17 इंडस्ट्रीज, 12 इंडस्ट्रीज एंड बाकी की रिमेनिंग इंडस्ट्रीज हमारी शेड्यूल सी में चली जाती हैं, ठीक है। अब हम आगे वाला हमारा रेजोल्यूशन देखते हैं। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 आई, ठीक है। अब आप देखो कि कितना जल्दी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिसीज लेके आनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बन पा रहे कि 20 साल हमको पॉलिसीज ऐसी लेके आनी चाहिए जो हमारी कम से कम लगभग 30 से 40 साल चले। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जल्दी से पॉलिसीज लेके आनी पड़ी, क्योंकि इंडिया कुछ चीज़ ऐसी थी जिसके पीछे रह जा रहा था, वो पॉलिसीज उन चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1977 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जिसको हम SSI के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम जानते होंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्यों बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि ये लोग मेन ग्राउंड लेवल पे जाके, विलेज लेवल पे जाके एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिए। गवर्नमेंट ने कहा कि हम लेबर इंटेंसिव अप्रोच रखेंगे। अब देखो 2 तरीके की अप्रोचेस होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव और एक होती है लेबर इंटेंसिव, ठीक है। कैपिटल अप्रोच का ये मतलब होता है कि हम हैवी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। हम हैवी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लस, और उसमें जो होगा उसमें एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा जनरेट नहीं होता, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी पे होती है, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव में होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो लेबर है कि हम पुरानी अपनी घिसी पिटी ट्रेडिशनल चीज़ों को ही अपनाएंगे, जैसे हमारा हैंडलूम्स हैं, ठीक है। तो हैंडलूम में आपको पता हो कि आज भी हैंडलूम्स में टेक्नोलॉजिकल आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हैंडलूम सिर्फ और सिर्फ आपका लेबर इंटेंसिव ही रह सकता है। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी भी 2021 में भी, ठीक है। तो उस समय पे लेबर इंटेंसिव अप्रोच को बढ़ावा दिया गया ताकि ये लोग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें। फिर वाइबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर होगा, हम उसको अभी ज़्यादा बढ़ाएंगे। सेल्फ रिलायंस इंडिया बनाएंगे कि इंडिया को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, जो कि 1948 से हमने स्टार्ट किया था एंड आज भी चल ही रहा है, ठीक है। और 1977 की जो सबसे खास बात ये रही कि इसमें टिनी यूनिट्स को हमारे डिफाइन किया गया, और ऐसी यूनिट्स थी ये जिसमें कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, अप टू ₹1 लाख होगा। उस समय पे 1 लाख था, आज सीलिंग बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, और इसमें आज हमारे MSMEs जो है इंडस्ट्रीज, MSME जो मिनिस्ट्री है वो इसको रेगुलेट करती है, ठीक है। किशोर शिशु एंड तरुण जो होती है इंडस्ट्रीज, तो वो होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें उस समय पे 1 लाख किया गया था, ठीक है। तो हमको इसमें ये देखना कि 1977 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आई, लेबर इंटेंसिव अप्रोच रखी गई, वाइबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर किया गया, सेल्फ रिलायंस इंडिया को बढ़ावा दिया गया। फिर इसके बाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट लेके आती है 1980 में, ठीक है। अब आप देखो वो वाली पॉलिसी कब आई थी 1977 में, 1980 में 30 एक और पॉलिसी आ जाती है। मतलब 3 साल में आप कैसे किसी भी चीज़ के इकोनॉमिक ग्रोथ को टेक ओवर कर सकते हो, या कैसे आप देख सकते हो कि हमारी जो पॉलिसी थी वो इफेक्टिव थी या नहीं थी, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई भाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेके आई 1980 में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सीका 1985। क्या होता है सीका में, सीका का फुल फॉर्म जो है वो है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट ऑफ 1985 was an Indian law enacted to detect unviable sick companies that could pose systematic financial risk। आज के टाइम पे अगर आपको सीका नहीं समझ में आता तो मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल वे में। आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ हमारे 19 जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको मर्ज करके सिर्फ 4 रखना चाहती है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि हम उनको नहीं चला सकते, हमारे 19 पब्लिक सेक्टर बैंक हम उनको नहीं चला पा रहे भाई। उनमें हमारे पास में जो NPA है वो इतना ज़्यादा हाई है कि हमारी जो बैंक हैं वो डूब रही हैं, वो बंद हो रही हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से क्या हुआ 1980s में पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो बंद होने की कगार पे आ गई।
उन पे डेट्स इतना ज़्यादा बढ़ गया, वो लॉस में इतना हैवी लॉस बियर कर रही हैं, जैसे आज हमारी BSNL है, MTNL है, वो इतना ज़्यादा हैवी लॉस बियर कर रही हैं, तो गवर्नमेंट उनको बंद करने के फिराक में है। तो उसी तरीके से सीका भी लाया गया। तो सीका में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपको जैसे समझ में आया होगा कि बैंक और सीका किस तरीके से मतलब को रिलेटेड ही है एक तरीके से, कि उस समय पे NPA बढ़ रहा था, इसमें आज के टाइम पे NPA बढ़ता है और इस समय पे इनके लॉसेस बढ़ रहे थे। ठीक है, तो सीका आया हमारा 1985 में। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जितनी भी हमारी ऐसी यूनिट्स हैं, सबसे पहले हम यूनिट्स को देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो बंद होने के कगार पे हैं, लॉस है, एम्प्लॉयमेंट का उसमें लॉस हो रहा है, मतलब कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही हैं, या सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उनको हम दूसरी कंपनी से साथ में मर्ज करेंगे, या हम उनको फंडिंग देंगे, या अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको बंद ही कर देंगे। बंद करने का मतलब है कि हम उनको बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म ही कर देंगे, इसका मतलब कि हम उनमें से डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा सीका 1985 में। फिर इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, इंप्रूवमेंट इन पब्लिक सेक्टर, जो कि सीका के थ्रू इनको करना था। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन लेके आना था। प्रमोटिंग कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट करना था। अब आप देखो कि 1977 में गवर्नमेंट लेके आती है कि हम लेबर इंटेंसिव अप्रोच रखेंगे। 1980 में गवर्नमेंट लेके आती है कि हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे। आप देखिए कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज है खुद ही। तो इसके थ्रू ही जितनी भी हमारी इकोनॉमी थी वो सब फेल हुई, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही ऐसी आ रही थी 1991 से पहले। ठीक है, और सीका का ये है कि सीका बहुत बड़ा एक पूरा लॉ है, तो मैं इसकी क्लास आपके लिए बाद में बनाऊंगा कि सीका आया क्यों और इसकी क्या क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, उसके बीच में हमारे इंडिया में आया कुछ, एक MRTP एक्ट आया 1969 में, उसकी भी क्लास अलग से बनाऊंगा। फिर एक आया फेरा आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया 1973 में। ठीक है, उसकी भी क्लासेस अलग से बनाऊंगे। वैसे तो अब सीका, फेरा, MRTP एक्ट एंड कैपिटल इश्यूज एक्ट, काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्ट्स थे जो ख़त्म हो गए, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से इनमें चेंजेस क्या क्या किए गए और क्यों ये लाए गए एंड इनको ख़त्म कैसे किया गया। ठीक है, इसके लिए एक अलग से क्लास बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। तो अभी आप इतना देख लीजिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या क्या 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थी। एक था इंप्रूवमेंट इन पब्लिक सेक्टर, भाई लॉस के जितनी भी चीज़ें हैं उनको बढ़ाओ, उनमें हमको इंप्रूवमेंट लेके आना है। ठीक है, सीका 1985 एक्ट लाया गया। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया, और डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन को इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं हमारा कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज आई तो उनका ओवरव्यू क्या बनता है। तो उसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 हैड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सलेरेशन ऑफ द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था उसको लाया गया था। एंड स्पीडिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है विद सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सबसे मेन बात जो थी 1956 का, कई बार पूछा था कि इसमें कौन सी अप्रोच रखी गई थी, तो हमारी कौन सी अप्रोच है, 1950 सोशलिस्टिक अप्रोच 1956 में। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973 आती है, जो मैंने बताया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आइडेंटिफाइड हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है कि भाई ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ढूंढो जिसमें हम इन्वेस्टमेंट तो करें और हमारी जो वो हैं कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, प्लस ये हमारे को एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके मार्केट में। और हमको ऐसी भी कुछ फॉरेन कंपनीज को ढूंढना था जो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकें और प्लस हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट कर सकें, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये हमारे 1973 में आया। लेकिन फिर उसके अंदर क्या आता है, 1977 आता है। 1977 में क्या दिया जाता है कि भैया स्मॉल स्केल को बढ़ावा दो, टिनी और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दो। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन पे इन्होंने ध्यान दिया। अब आप ये देखो 1973 में तो आप इंडस्ट्रीज़ को लेके आते हो, फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में बढ़ावा देते हो, ठीक है, और लार्ज इन्वेस्टमेंट को परमिट करते हो, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बात करते हो। बट 1977 में आप वही 4 साल बाद ही स्मॉल स्केल को, टिनी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की बात करते हो, तो ऐसा नहीं चल पाएगा, आपकी इकोनॉमीज फेल हो जाती है उसी टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए ही 1991 लाने की जरूरत, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की जरूरत पड़ी थी। फिर हमारी जो फोर्थ थी वो थी हमारी 1980s में, जो हमारी मेजर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था 1991 से पहले वो आया। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भाई डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन को प्रमोट करो, ये बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करो, बहुत अच्छी बात है। एंड मॉडर्नाइजेशन लेके आओ कि हम वर्ल्ड लेवल पर फाइट तो कर सकें। भाई आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आप USA के प्रोडक्ट से फाइट कैसे करोगे, वो आपसे टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको पता ही होगा कि जो हाथ
से बनाई हुई चीज़ प्लस जो मशीन से बनाई चीज़, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, भले ही वो इतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं हो बट उसकी फिनिशिंग अच्छी हो, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया। तो ये तो एक हो गया हमारा ओवरव्यू 1991 से पहले का। अब इसमें मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी कि 1956 में क्या आया, फिर उसके अंदर हमारे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 1948 से, कि 1948 से पहले किस तरीके से 4 पार्ट्स में 4 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया। फिर 1956 में किस तरीके से उनको घटा के 3 कर दिया गया 8 साल बाद ही। फिर उसके बाद में हमारी जो आई वो आई हमारी 1977 में, किस तरीके से हमने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया। फिर उसके 3 साल बाद ही गवर्नमेंट कह देती है कि भाई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है। तो ये सारे तो इसमें पॉइंट्स थे, ये भी मेन पॉइंट्स ही हैं। और अब आपको जो भी कुछ इसमें डाउट होगा वो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, एंड मैं उसके ऊपर भी आपको क्लैरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं दूंगा। ठीक है, अब हम इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे हम अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी थी इंडिया में, जो 1991 में लेके आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड उसमें क्या क्या हाईलाइट्स थे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसके लिए ज़रूरत क्या पड़ी थी उस समय पर लाने की। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।